हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की एनसीईआरटी की बुक ज्योग्राफी। क्योंकि हम ज्योग्राफी कर रहे थे, क्लास 7th की ज्योग्राफी स्टार्ट किया था, उसमें जो है आज चैप्टर 6 जो है आज हम कवर करेंगे, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। देखिए, जिन लोगों का भी सी टेट पेपर 2 एसएसटी है, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जो है मैं पूरे एनसीईआरटी एकदम बेसिक से आप लोगों को एकदम टू दी पॉइंट्स में करवा रही हूँ। देखिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर मदद मिलेगी। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अगर बुक उठा के पढ़ेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा, और उसी बुक का जो है मैं खुद जो है कंटेंट रेडी करती हूँ। क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं जिन भी बच्चों को नोट्स प्रोवाइड करूँ एटलीस्ट उनके 55 प्लस आएँ। और इसको टारगेट करके मैंने आप लोगों को समझाया था कि 40 किस तरह से कंटेंट से आता है और प्लस 20 पैडागोजी जो आती है उसकी मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट करवा दी है, जो कि मतलब वीक में 1 डे प्रैक्टिस इसकी करवाऊंगी। 1 से 2 डेज जो है इसकी क्लासेस में कोशिश करूंगी लेने की, और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन कंटेंट जो है वो एनसीईआरटी का होगा, जो कि एकदम बेसिक से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। क्योंकि वो एग्जाम ओरिएंटेटेड, आपके सी टेट के एग्जाम को मैं देखते हुए मैंने प्रिपेयर किया है। पूरे हाईलाइटेड पॉइंट आप लोगों को मिलेंगे। यही कंटेंट अगर आप कोचिंग लेते हैं ना तो वहाँ पर जो है आप लोगों को पेड करना पड़ेगा, लेकिन ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं आप लोगों के लिए, मैं खुद के लिए भी इसमें जो है मैं खुद चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे कि लोगों को जो है मदद मिले। तो मेरी कोशिश है कि मैं बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लासेस ले सकूँ। क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं कोशिश रहेगी कि मैं अच्छे से जो है पूरा एनसीईआरटी यहीं पर जो है कवर करवाऊँ। और एक सजेशन आप लोग दीजिएगा, क्योंकि मैंने सोचा है, क्योंकि मैं जो है जो टारगेट करके कि एसएसटी में बच्चों के अच्छे स्कोर आए, तो मैंने सोचा है कि कंटेंट के साथ साथ जो है हम प्रैक्टिस भी मैं करवाऊँ। और वो प्रैक्टिस जो है, जैसे कि चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 के साथ अगर मैं 5 ले लेती हूँ तो 5 और 6 चैप्टर जो हमारा हो गया है, 5 और 6 चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं जो सी टेट में पूछे गए उनकी प्रैक्टिस करना। इससे क्या होगा कि कॉन्सेप्ट जो है हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसा मैंने सोचा है। अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि चैप्टर के बाद जो है मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊँ, जिससे कि आप जो है अच्छे तरीके से कर लें। तो चलिए, सब तो रही बातें, अब कर लेते हैं हम काम की बात। और हाँ, अगर आप एसएसटी में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ से ज़रूर मदद मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैं सी टेट की बेसिक से तैयारी करवा रही हूँ, और साथ ही जो है टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ, और बीच बीच में जो है आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कौन सी गलतियाँ ना करें, जिससे कि आप सी टेट में एक अच्छा स्कोर कर सकें। अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पे आप लोगों को हेल्प मिल रही है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, बस हाँ, अच्छे से पढ़िए। इसका जो पीडीएफ है मैं वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, बस मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिससे कि जो मैंने ये कंटेंट रेडी किया है इसका जो है लोगों को फ़ायदा मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। हाँ, सबसे पहले जो है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो वनस्पति, तो सबसे पहले देखिए, जो वनस्पति आप सब लोग जानते हैं कि वनस्पति एक ही प्रकार की होती नहीं है। इसमें वनस्पति में वन भी आता है, घास स्थल भी आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा पेन आज थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक पेन है और ये पता नहीं इसमें क्या हो गया, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। तो इसको जो है इग्नोर कीजिएगा। मैं बोल रही हूँ वन, घास स्थल और कंटीली झाड़ियाँ, तो इन वनस्पतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। लेकिन वनस्पति, ये वनस्पति कई बार हमें वन के रूप में दिखाई देता है, कोई घास और कई स्थल। तो ये कैसे होता है? देखिए, ये सब चीज़ें जो है वनस्पतियों के, ये सब जो है अलग अलग जो वनों के प्रकार हैं, ये सब जो है उसके स्थल की ऊंचाई पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है, स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की जो विशेषताएं हैं वो एक दूसरे से संबंधित है। स्थल की ऊंचाई कैसी है, मतलब अगर आप यही पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पे अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। अगर यही आप मैदानी भागों में जाओगे तो वहाँ पे जो है अलग प्रकार की वनस्पति देखने को मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी स्थल की ऊंचाई और वनस्पति की विशेषताएं जो एक दूसरे से संबंधित है। मतलब स्थल की ऊंचाई पर ही किसी भी वनस्पति की जो है विशेषता निर्भर करती है। ठीक है, और लेकिन इसका सबसे बड़ा क्या कारण है, ऊंचाई में परिवर्तन होने के साथ साथ जो है जलवायु में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, देखेंगे आप, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो जो जलवायु है, जो मौसम है, वो ठंडा होते चला जाएगा। तो उसके परिवर्तन के कारण भी जो है प्राकृतिक वनस्पतियों में जो है बदलाव देखने को मिलते हैं। आप एक मैदानी भागों में वनस्पति देखेंगे और वही जो है आप एक पहाड़ी क्षेत्रों में वनस्पति देखेंगे, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में आप देखते हैं तो किस प्रकार की वनस्पति आप देखेंगे तो एकदम नुकीले प्रकार की जो है वनस्पतियाँ, मतलब कि वहाँ पे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। वही मैदानी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो नीम, शीशम, इस प्रकार की जो है वनस्पतियाँ
देखने को मिलती हैं। तो ऊंचाई में परिवर्तन के साथ साथ जो है जलवायु में परिवर्तन होता है। इसी कारण से जो है प्राकृतिक वनस्पतियों में भी बदलाव आता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देखिए वनस्पति से रिलेटेड ये पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे ही मत लीजिएगा कि हाँ बस ये नोट्स मैंने दे दिया और ऐसे नहीं, ये क्योंकि पूछ सकता है। वनस्पति की वृद्धि जो है वो तापमान और नमी पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे कि जिन जगहों पे तापमान अधिक होता है वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। लेकिन जहाँ पे तापमान थोड़ा सा उसका नमी जो है मतलब कि जो ठंडा एरिया होता है वहाँ पे देखेंगे वनस्पति अलग प्रकार की होगी। ठीक है, जहाँ पे अगर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्षा होता है तो वहाँ पे वनस्पति अलग प्रकार की होती है। तो वनस्पति की वृद्धि जो है वो किस पर निर्भर करती है, तापमान और नमी पर निर्भर करती है। तो इन्हीं सब के कारण, इन्हीं घटकों के कारण जो है किसी भी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की जो सघनता और प्रकार में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से इसके आधार पर जो वनस्पति को 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से 3 भाग हैं? वन, ठीक है, वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, इन सभी से क्वेश्चंस आते हैं और घास स्थल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है और वन से। ठीक है, तो वैसे तो हम तीनों को ही कवर करेंगे, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक चीज़ को मैं कवर करवाऊँ। ठीक है, वन क्या है, अब वन को समझ लेते हैं। ये जो है उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब कि जहाँ पे तापमान थोड़ा अधिक होता है और जहाँ पे अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं, वन। वो आपका मतलब कि कैसे मतलब वर्षा वन भी हो सकते हैं, आपके वहाँ पे जो है पर्णपाती वन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी आते हैं, उष्णकटिबंधीय आपका पर्णपाती वन भी आते हैं, शीतोष्ण सदाबहार वन भी होते हैं, शीतोष्ण पर्णपाती वन भी होते हैं। इन्हीं वनों में जो है भूमध्य सागरीय वन भी हमने मतलब मैं पढ़ाऊंगी। इन्हीं वनों में जो है शंकुधारी वन भी पाए जाते हैं, क्योंकि शंकुधारी वन जो है कहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये पहाड़ी एरिया में देखने को मिलते हैं। तो वन जो है ये इस पे तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन कारकों के आधार पर जो है वन सघन और खुले वन जो है विकसित होते हैं। घास स्थल के बारे में, जहाँ पे बहुत ही थोड़ा कम वर्षा होती है वहाँ पे जो है क्या होता है, घास के मैदान पाए जाते हैं, घास स्थल पाए जाते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ, ये कांटेदार झाड़ियाँ कहाँ पर, जो शुष्क प्रदेश होते हैं, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे वर्षा कम होती है, मतलब कम क्या बहुत ही कम होती है, तो वहाँ पे जो है कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मेन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए जो वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, ये पर्णपाती है, इसको पर्णपाती। ठीक है, भूमध्य सागरीय वनस्पति, शंकुधारी वन। अब इन्हीं वनों की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। इन्हीं वनों के जो है हम देखेंगे कि कौन कौन से जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार है इनमें कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन कौन से इन वनों में कौन कौन से जो है फल फ्रूट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, इन सब को जो है हम डिटेल में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन वो वन होते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है कौन सा, तो आप लोगों को अगर आप लोगों ने 6th क्लास अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने समझाया था कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र होता है ये उष्णकटिबंधीय, यहाँ पे जो है बहुत ही अधिक, ये क्षेत्र जो है सबसे अधिक गर्म होता है और इसी एरिया में जो है सबसे अधिक जो है वर्षा भी होती है। तो इसी के आसपास जो है क्या पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये क्षेत्र बहुत गर्म होता है और यहाँ पे जो है गर्मी के कारण जो है वर्षा भी बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे जो है कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनके आसपास जो है होने के कारण क्या इन्हें, क्योंकि यहाँ पे ये गर्म एरिया है तो यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, तो इसे वर्षा वन भी कहते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि विषुवत रेखा है, मतलब भूमध्य रेखा है, तो ये वन जो है भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इसलिए इसे जो है भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय के पास पाए जाने वाले वन कहा जाता है। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये विषुवत रेखा, इसी को जो है भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाने वाले कौन से वन होते हैं, तो सदाबहार वन, सदाबहार वर्षा वन भी होते हैं, ऐसे भी आप कह सकते हैं। ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही गर्म होता है, पूरे वर्ष जो है यहाँ पर वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ पे सूरज सीधे सिर के ऊपर जो होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं पूरी तरह से कभी भी नहीं झड़ती। इसका कारण जानते हैं, पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह से क्यों नहीं झड़ती, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होने के कारण जो है यहाँ की पत्तियां जो है हमेशा हरी भरी रहती है और बहुत ज़्यादा घनी होती हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये वन जो है अपनी पत्तियाँ
पूरी गिराती नहीं है एक बार में। यहाँ पे हमेशा हरियाली देखने को मिलती है। ठीक है, इन वनों में घने वृक्ष होते हैं और मोटी वितान के कारण ये देख सकते हैं, ये जो सदाबहार वन है, ये वन जो है बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं और इतनी घने होने के कारण इसकी मोटी वितान मतलब बहुत सारे जो है बहुत इसके जो पेड़ हैं इतने लंबे लंबे हो जाते हैं ना कि मतलब उसके कारण जो है सूर्य का जो प्रकाश है वन के अंदर तक नहीं पहुंच सकता। मतलब कि इसके अंदर जो है अगर आप जाएंगे तो बहुत ही मतलब जा ही नहीं सकते, बहुत ही घने जंगल है और इसमें जानवर भी जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो है कई बार पूछा जाता है किन वनों में जो है सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता, तो वो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, क्योंकि ये वन जो है बहुत ज़्यादा घने होते हैं। दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन कौन से वृक्ष ये पूछा जाता है, रोजवुड, आबूनस, महोगनी, ये वृक्ष जो है किसमें पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो सब एक ब्राज़ील का नाम आता है, जो अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो यहाँ पे जो ब्राज़ील है, एक मिनट, हाँ, जो ब्राज़ील है वो आप लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं। जो दक्षिणी अमेरिका है यहाँ पे जो है ब्राज़ील का क्षेत्र है और ब्राज़ील में जो है बोला जाता है, ये जो ब्राज़ील का जो ब्राज़ील है यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है। और यहाँ पे जो वन पाया जाता है वो इतना विशाल है कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होता है। किसकी तरह, पृथ्वी के फेफड़े की तरह। कहाँ का वन, ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होता है। और ये सी टेट में आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, सी टेट में पूछा जा चुका है कि पृथ्वी के फेफड़े की तरफ वन कौन सा प्रतीत होता है, तो ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। एनाकोंडा जो है विश्व का सबसे बड़ा सांप है और ये कहाँ पर मिलता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है यहाँ पे दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जिसमें रोजवुड, आबूनस, महोगनी, ये वृक्ष का नाम याद रखिएगा। ये इतने घने हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है सीधे अंदर तक जो है नहीं पहुंच पाता, इसकी रोशनी जो है अंदर नहीं, अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वो जो है, एक मिनट, एक क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन से वन पाए जाते हैं। आपको पहले मैं ये दिखा देती हूँ आपको समझने के लिए, पहले मैप में, क्योंकि मैप के थ्रू ना अच्छे से क्लियर रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है यहाँ पे भारत, ये भारत है। ठीक है, ये भारत है। ये कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। आप लोगों को पता है कि यहाँ से जो है ये कौन सा क्षेत्र है, ये जो है यहाँ से 0 डिग्री से 35.5 तक ये जो है कर्क रेखा है। और कर्क रेखा वाला जो क्षेत्र है, कर्क रेखा से लेकर ये मकर रेखा वाला जो क्षेत्र है, ये बहुत गर्म होता है। और ये जो यहाँ पर होता है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये कर्क रेखा है, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन पाया जाता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, क्योंकि भारत का जो है यहाँ पे बीचों बीच से गुजर रहा है, लेकिन ये पूरा जो है एकदम विषुवत रेखा के आसपास वाला क्षेत्र नहीं है। इसलिए जो है भारत में जो वन पाए जाते हैं वो मानसूनी वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कौन से वन पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। रीजन क्या है, क्योंकि भारत जो है विषुवत रेखा से थोड़ा सा दूर है। ये देख रहे हैं ना, विषुवत रेखा के आसपास मतलब भूमध्य रेखा के आसपास वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उसके बाद जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो भारत जो है यहाँ पे जो भारत में जो है कौन सा वन पाया जाता है, मानसूनी वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। अब उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको चीज़ें क्लियर होती हैं कि नहीं होती हैं, क्योंकि उसी पर जो है डिपेंड करता है कि मैं आगे की क्लास किस तरीके से लूँ। और आगे की क्लास भी डिपेंड करती है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। और अपना सजेशन जरूर दीजिएगा प्रैक्टिस को लेकर। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना मैं जो है कुछ नहीं कर सकती। और अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। मैं पूरी ट्राई मेरा यही रहेगा कि आपको इस सेट में जो है मैं पूरा एनसीईआरटी कवर करवा दूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से होते हैं, पर्णपाती वन को ही मानसूनी वन कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ से, मतलब कि जो थोड़ा सा विषुवत रेखा के दूर वाले क्षेत्र, लेकिन ये भी जो है कौन से, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले ही क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो, अभी आपको इससे समझ में नहीं आएगा, अब मेरे को मैप में पहले दिखाती हूँ, क्योंकि बोलने से मुझे पता है कि बहुत सारी चीज़ें जिन्होंने 6 क्लास पढ़ा ही नहीं होगा उनको समझ में ही नहीं आएगा। एक मिनट, हाँ देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो ये वाला क्षेत्र है,
यहाँ पे तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास वाले। लेकिन जैसे जैसे इसके दूर जाएंगे तो थोड़ा सा जो है ये क्या सा वन पाए जाएंगे, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, क्योंकि आप जो है विषुवत रेखा से दूर जा रहे हैं। तो इस एरिया में वो है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, लेकिन इन क्षेत्रों में जो है आपको पर्णपाती वन, क्योंकि यहाँ पर जो है पर थोड़ा वर्षा जो है यहाँ पर कम होने लगती है। विषुवत रेखा के आसपास जो है वर्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे सदाबहार वन पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे उससे दूरी जाएंगे तो कहीं ना कहीं वर्षा तो कम होगी, गर्मी भी थोड़ी हल्की कम होगी। वो ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में पूरा क्षेत्र जो है गर्म है, लेकिन थोड़ा तो फर्क पड़ेगा ना विषुवत रेखा के पास वाला एरिया और उससे थोड़ा सा दूरी जाने पर, ठीक है। तो वहीं पर जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन को मानसूनी वन कहते हैं। क्या है, एक मिनट, क्या हो गया, हाँ, पर्णपाती वन को जो है मानसूनी वन कहते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, भारत में, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, मध्य अमेरिका। आपको यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो पर्णपाती वन कहाँ पे पाए जाते हैं, भारत में तो पाया जाता ही है। ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका, ये देख रहे हैं ना, ये वाला जो एरिया है ये मध्य अमेरिका वाले पार्ट में, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के अगर पार्ट में जाएं, आप लोग सोचेंगे कि मैं इतना इधर उधर कर रही हूँ, पता नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं कोशिश मेरी यही है कि अच्छे से क्लियर हो आप लोगों को। ये देखिए, एक मिनट, ये आपको दिख रहा है ना उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये वाला पार्ट, क्योंकि ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी जो है ये विषुवत रेखा से दूरी पर है। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में कौन सा वन पाया जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। तो भारत में पाया जाएगा, मध्य अमेरिका में पाया जाएगा, और कौन से एरिया में पाया जाएगा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाएगा। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में ये देखिए उष्णकटिबंधीय का ही क्षेत्र है, लेकिन ये विषुवत रेखा से जो है दूर है, इसलिए जो है यहाँ पे पर्णपाती वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आ जाते हैं, हाँ, एक मिनट। तो मध्य अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्से में जो है कौन सा पर्णपाती वन पाया जाता है। जल संरक्षित रखने के लिए जो है शुष्क मौसम में, मतलब जब शुष्क मौसम हो जाता है तो उसमें समय जो है ये वृक्ष जो है अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। किसको, जल को। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है ये जल को अपने जड़ों में संरक्षित रखने के लिए जो है ये अपनी पत्तियां जो है झाड़ देते हैं, इसीलिए जो है इसे पर्णपाती वन कहा जाता है। पतझड़, जो एक पतझड़ वाला मौसम होता है ना जिसमें पत्तियां झड़ जाती हैं, उसी को, ठीक है। ये वन जो है दृढ़ काष्ठ, ये काष्ठ है, दृढ़ काष्ठ वृक्ष वर्षों में साल, सागवान, नीम, शीशम, मतलब ये वन जो है दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं। और इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, साल होता है, सागवान, नीम, शीशम, ठीक है। दृढ़ काष्ठ जो वृक्ष हैं ये किसके काम में आते हैं, फर्नीचर, यातायात निर्माण, भवन सामग्री के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है, अगर आप लोगों को नहीं पता चले साल किस टाइप का होता है तो ये साल है वृक्ष, ये सागवान वृक्ष है, ये शीशम है। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन किस तरह के दिखने लगते हैं, क्योंकि वर्ष में जो है एक बार ये अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा। जानवरों में कौन कौन से जानवर हैं, बाघ पाए जाते हैं इसमें, इनके जंगलों में शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर इनके जंगलों में जो है पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब इस यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे मैं ये यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, और आप लोगों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और पर्णपाती वन जो है मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो याद रखिएगा, जो कर्क रेखा और मकर रेखा का जो क्षेत्र है ये जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। जो विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। जैसे कि अफ्रीका का जो ये मध्य वाला एरिया है यहाँ पे जो है आपका सदाबहार वन पाया जाएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूँ इसकी क्या बोलते हैं, अमेरिका, जो ब्राज़ील वाला क्षेत्र है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाएगा। लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है विषुवत रेखा से थोड़ा दूरी बना लेते हैं, जो क्षेत्र मतलब है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ही, लेकिन विषुवत रेखा से दूर है, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जैसे मध्य अमेरिका, ये जो है आपका उत्तरी जो है ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे की जो है आप लोगों को शीतोष्ण में पढ़ाऊंगी। इस वीडियो को अगर समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि एकदम बेसिक से मैं चीज़ें आप लोगों को क्लियर करूँ, और कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छे तरीके से क्लियर करूँ। मैं डे बाय डे जो है इम्प्रूव कर रही हूँ, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं कोशिश रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट जो है आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। ऑल द बेस्ट, और लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उनको जो है एक मदद मिल सके।